नमस्कार प्रिय कोचिंग संचालक, अभिभावकगण और जितने भी स्टूडेंट हैं जो देश में विभिन्न कोने में कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, उनके लिए एक खबर जो है कल से ही, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 19 आज 19 है, कल यानी कि 18 जनवरी से ही ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इससे घमासान भी मचा हुआ है कि आखिर ये क्या पॉलिसी है और इसके तहत किस प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अभी तक तो ढेर सारे लोग इस बात को समझ भी चुके होंगे, तो मैं उनको संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये जो नियमावली जो तैयार की गई है, आखिर ये किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये काम करेगी और इसका कितना असर पड़ेगा कोचिंग संस्थानों के ऊपर। मैं चंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को एससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए समझते हैं कि इस कोचिंग संबंधी जो है न्यू रूल्स 2024 फॉर कोचिंग सेंटर्स कोचिंग्स के लिए बनाए गए हैं और इसमें सबसे जो बड़ी जो कह सकते हैं हाईलाइट है, वो हाईलाइट क्या है कि कोचिंग सेंटर्स कांट एनरोल स्टूडेंट्स बिलो 16 इयर्स, यानी कि कोचिंग सेंटर जो है 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो 10th तक के बच्चे हैं उनको कोचिंग सेंटर से नहीं जोड़ना है, ऐसा नियम में बताया गया है। और नियम में ढेर सारी बातें हैं, एक एक करके जो हाईलाइट नियम है जिसको लेकर के ज्यादा जो है कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर ये क्या है नहीं है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी सारे नियम हमारे पास है, यदि आप अब तक ले चुके होंगे तो ठीक है, नहीं तो अंत में मैं एक तरीका बता दूंगा जहां से मैं ये सारे नियम आपको भेज दूंगा, आप सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस नियम से संबंधित बातों को। ये दे सकते हैं, ये जो पहला पेज है, ये जो पहला पेज बताया गया है, इसमें बड़ी स्पष्ट रूप से हर एक बातें लिखी गई है। तो टाइटल इसका क्या है? कोचिंग केंद्र के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024। तो ये पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन से संबंधित समस्त बातें बताई गई है। इसमें जो है क्यों ये बनाया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि किसी भी अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा या शैक्षणिक सहायता के लिए छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए कोचिंग केंद्रों के विनियमन हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, यानी कि इसका मेन मोटो ये है कि कितना बेहतर तरीके से छात्रों को कोचिंग के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाए या अच्छे तरीका से उनको पढ़ाया जाए, इसका उद्देश्य ये नियम में कहा गया। फिर जो है इसकी आवश्यकता क्या है? कोचिंग केंद्रों को रजिस्ट्रेशन कराना है, कोचिंग केंद्र चलाने के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएं रखना है, कोचिंग केंद्र में नामांकन छात्रों के हित की रक्षा करना है, कोचिंग केंद्रों को सह पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियों के साथ साथ छात्रों के समग्र विचार पर ध्यान देना है, छात्रों के मानसिक कल्याण है। तो मतलब ये ढेर सारे इसकी आवश्यकता बताई गई है। अब हमारे मन में एक छोटा सा प्रश्न आता है कि कोचिंग और ट्यूशन की बात, तो कभी कभी जैसे कोचिंग से संबंधित नियम आते हैं तो वो लोग समझते हैं कि हम अगर सेपरेट पढ़ा रहे हैं, अकेला मेला चल रहा है, तो मेरा तो ट्यूशन हुआ। तो उसके लेकर के यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, जिस डेफिनेशन को मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से समझ लो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये डेफिनेशन क्या है, इसको जरा हम लोग समझते हैं विस्तार से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है और कोचिंग और ट्यूशन में जो आपका संदेह बना हुआ है उस चीज को हम लोग यहाँ पे विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो देखेंगे गौर से। यहाँ पे जो है देखिएगा, ये तो डेफिनेशन में मैं जूम कर देता हूं ताकि सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ सके। तो परिभाषा में क्या लिखा गया कि अपीलीय प्राधिकारी से समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी, ठीक है, इसको इधर कर लिया जाए, तुम इधर जाओ, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखता है कि यहां पे सबसे पहला आपको बताया गया, ठीक है, कि अपीलीय प्राधिकारी से समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी अभिप्रेत है। अभिप्रेत का मतलब बताया गया है कि क्या अधिकारियों ने बताया। कोचिंग से क्या अभिप्राय है? कोचिंग से अभिप्रेत है, यानी कि अभिप्राय है, अर्थ है कि 50 से अधिक छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा
कि किसी भी शाखा में ट्यूशन, निर्देश या मार्गदर्शन, लेकिन इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, थिएटर, अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल नहीं हो। मतलब यहां स्पष्ट लिख दिया गया कि 50 से अधिक अगर एक स्थान पे बच्चे पढ़ रहे हो, उनको शिक्षा दी रही हो या उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, वो कोचिंग के दायरे में आएगा। 50 से अधिक गौर कीजिएगा। और मुझे लगता है लगभग सारे ट्यूशन या कोचिंग संस्थान जितने भी होंगे उसमें 50 से ज्यादा तो पक्का बच्चे पढ़ रहे होंगे। अच्छा, दूसरा लिखता है कि कोचिंग केंद्र में 50 से अधिक छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी अध्ययन कार्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षाओं या छात्रों को शैक्षणिक सहायता के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित केंद्र शामिल है। मतलब इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि 50 से अधिक छात्रों के लिए कहीं भी आप चलाओ, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, विश्वविद्यालय के बच्चे हो, किसी भी स्तर के बच्चे हो, यदि उनके लिए 50 से अधिक संख्या में आप पढ़ा रहे हैं तो आप कोचिंग के दायरे में हैं। बाकी सारी चीजें नीचे बताई गई है जो आपके ज्यादा काम की चीजें नहीं है। हालांकि आपको जैसे ये मिल जाएगा आप आसानी से इसको ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको विशेष रूप से वही बातें बताऊंगा जिससे ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप समझ गए। इसके बाद जो सबसे यानी कि हमें यह समझ में आ गया कि कोचिंग को लेकर के और ट्यूशन को लेकर के जो लोगों के मन में संदेह रहता है आखिर वो क्या है। ठीक है, इसके बाद में इस वाले में उसी संबंधित सारी बातें लिखी गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो किस तरीके से कराना है। ठीक है, दिशा निर्देश 3 महीने के अवधि के भीतर आपको आवेदन कर देना है। ये सारी बातें रजिस्ट्रेशन के संबंधित है। अब इसमें बवाल कहाँ मचा हुआ है, बाकी नियम एवं शर्तें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि किस प्रकार रजिस्ट्रेशन चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन चाहिए। यहाँ पे 2-3 बातें जो सबसे बवाल चल रहा है वो क्या बात है प्रिय दोस्तों, जरा इसको ध्यान से देखना तुम। ठीक है, सभी लोग इस वाले खेमा को देखेंगे फिर उनको समझ में आ जाएंगी सारी बातें। ठीक है, क्या है इसमें जरा देखेंगे। सबसे टेंशन देने वाली बात ये है जो सभी तरफ जो है ना एकदम घमासान मचाए हुए है कि आखिर क्या है क्या नहीं है। लिखता है पहला कि पंजीकरण के लिए शर्त, यानी कि जो भी कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन कराएगी उसके लिए क्या शर्त दिया गया। तो सबसे पहले यह शर्त रखा गया है कि स्नातक से कम योग्यता प्राप्त ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। यानी कि कोई अगर कोचिंग संस्थान है जहां पे एक से ज्यादा शिक्षक भी पढ़ा रहे होंगे तो उनका कम से कम जो उनके पास योग्यता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो ग्रेजुएशन होना ही होना चाहिए। तो पहला ये कंडीशन है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, आमतौर पे ज्यादा लोग होते ही होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अभिभावक छात्रों को कोचिंग केंद्र में नामांकन कराने के लिए भ्रामक वादे, रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं देगा। देखिए ये बहुत अच्छा नियम है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान इस प्रकार के प्रचार करते हैं कि हम आपको टॉपर बना देंगे, अगर हम आपको टॉपर नहीं बनाए तो आप पूरा पैसा सूद समेत वापस ले लीजिए, हम आपको जो है रैंक 1 ला देंगे, रैंक 2 ला देंगे, 100 रैंक के बीच में ला देंगे। बहुत सारे लुभावने प्रचार प्रसार करके जो बच्चों को कोचिंग में भरा जाता है वो बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा जो सबसे मुख्य चीज है कि 16 वर्ष से कम आयु के छात्र का नामांकन नहीं करना है। तो ये दोस्तों सबसे हेडलाइट बात यही है कि जो भी बच्चे 16 साल से कम आयु के छात्र का नामांकन नहीं करेगा कोई भी संस्थान, छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही होना है। माध्यमिक का सीधा मतलब 10th से है, यानी कि बच्चा यदि 10th पास आउट है तभी वो कोचिंग संस्थान से जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। ये कहा गया है विशेष रूप से। बाकी तो ढेर सारी इसमें चीजें हैं, गुणवत्ता, पंजीकरण लेना नहीं लेना, ठीक है ना जी, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ ये बात है कि जो भी इसमें और बातें समझाई गई है मैं आपको समझा दूं। ठीक है, अब देखिए एक एक बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि फी के संबंध में क्या है, समझिएगा। फी के संबंध में कौन सी बातें की गई है, तो फी में यह बताया गया है किसी भी संस्थान का फी सरकार ने बताया नहीं है कि फी क्या लगेगा, लेकिन यहां पे एक जो बात सोचने वाली है देखेंगे गौर से। ठीक है, यहां पे क्या बताया गया है, देखिए फी को लेकर के क्या बोला गया है कि एक मानक फी तय नहीं किया गया है कि किस कोचिंग संस्थान से जो है कितना फी, किस क्लास का कितना फी सरकार ने तय नहीं किया। उसने लिख दिया कि अलग अलग पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्चा के लिए ली जाने वाली ट्यूशन फीस उचित और तर्कसंगत होगी और फीस
कि रसीद उपलब्ध कराई जानी है, पहली बात। यानी कि आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से आप अपना एक उचित फी रख सकते हैं, लेकिन उसका आपको रिसीट देना पड़ेगा, रिसीट देना पड़ेगा कि कितना आपने फी दिया। दूसरी बात यह है, बाकी तो कोचिंग केंद्र में सब कुछ है, इसमें एक और चीज बताया गया है कि फी को रिफंड कराने का काम। बहुत सारे संस्थान होते हैं ना जो ये कहते हैं कि फी हमारे यहाँ रिफंडेबल नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक नियम सरकार ने लिखा है कि यदि छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है, मतलब मान लीजिए कि आपने टोटल फी कोर्स का रख लिया, मान के चलिए 4,000 रुपए, ठीक है, और छात्र ने क्या किया, 4,000 रुपया रख दिया। अब 4,000 आप 3 महीना का रखे हो, 6 महीना का रखे हो, साल भर का रखे हो, ये तो कोचिंग वाले के ऊपर है। निर्धारित अवधि के बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है, मतलब जैसे बच्चा मान लीजिए 6 महीने का है, आपने कोर्स रखा और बच्चा 4 महीने ही पढ़ करके छोड़ दिया या 3 महीने पढ़ के छोड़ दिया, तो छात्र को शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस में से अनुपातिक आधार पर 10 दिनों के भीतर शेष राशि वापस कर दी जाएगी। तो आपको अब ये करना है कि यदि बच्चा 6 महीने में से 4 महीने पढ़ा, तो आप जो है उसका 6 महीने में 4 महीने का जितना फी होता है आप उतना फी ले लीजिए, और 2 महीने का जो बच्चा का फी है वो बच्चे को 10 दिन के अंदर में आपको फी वापस कर देना होगा। ये स्पष्ट नियम में लिखा गया है। यदि छात्र कोचिंग केंद्र के छात्रावास स्थान हॉस्टल में रह रहा है तो छात्रावास की फीस और मेस की फी आदि भी वापस कर दी जाएगी। बहुत सारे संस्थान होते हैं जो हॉस्टल भी चलाते हैं, उनको हॉस्टल की फी हो, मेस की फी हो, सब कुछ वापस करना है। किसी भी परिस्थिति में वह फीस जिसके आधार पर किसी विशेष पाठ्यक्रम और अवधि के लिए नामांकन किया गया हो, उसे पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान नहीं बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये भी स्पष्ट नियम है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि 2,000 में आपका एडमिशन ले लिए, ठीक है, पहले आपको 2,000 में एंट्री कर दिए और 1 महीना बीतने के बाद बोलेंगे नहीं अब 2,000 नहीं, अब हमारे संस्थान का फी बढ़ गया, अब हम आपसे 3,000 लेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉलिसी बिल्कुल भी क्या है, गलत है। तो अगर पूरा चीज देखा जाए, ठीक है, बाकी तो ढेर सारी इसमें आधारभूत संरचना है कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थियों को बैठना है, टीचर का कितना अनुपात होना चाहिए, टीचर और छात्रों का कितना अनुपात होना चाहिए, बैठने के लिए कैसा जगह होना चाहिए, यानी कि क्लास में ज्यादा भीड़ भी नहीं लगाने, एक रेशियो में रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी देखा गया ना कि बहुत जगह आग लग जाने के कारण जो है बच्चे जल्दी निकल नहीं पाते हैं, क्लास में कहीं आग लग गया, बच्चे निकल नहीं पाए, ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको लेकर के एक दायरा बनाया गया। बाकी ढेर सारे इसमें नियम बनाए गए हैं। सरकार कहती है कि इसको लेकर के हम एक टीम बनाएंगे जिसमें कोचिंग वाले भी अपील कर सकते हैं, वहां पेरेंट्स भी अपील कर सकते हैं। तो ढेर सारे नियम कानून यहाँ पे बनाए गए हैं, सब कुछ कैसे चलाना है। अच्छा, अंत में क्या है, अगर समस्त नियमों का अगर पालन नहीं किया जाएगा तो पहली बार पकड़ाएंगे तो आपको 25,000 का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार पकड़ाएंगे तो आपको 1 लाख का जुर्माना लगेगा, और तीसरा बार अपराध के चक्कर में आपका रजिस्ट्रेशन ही क्या कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाएगा। ये सारे नियम इसमें बनाए गए हैं। तो ओवरऑल यदि हम देखें कि आखिर इसका क्या निष्कर्ष है, अगर हम निष्कर्ष पे जाए तो हमारे लिए क्या जरूरी है जानना, तो सबसे पहले हम सीधे शब्दों में कह दे कि 16 वर्ष से नीचे के जो छात्र हैं, नीचे के जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी गण हैं, ठीक है जी, वो संस्थान में नहीं जाएंगे। 16 साल के हो या आप कह सकते हो कि सर अंडर 10th के बच्चे कोचिंग संस्थान में नहीं जुड़ेंगे। अब यहां से टेंशन शुरू हो जाती है कि जो 10वीं क्लास तक के ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, उन पर बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है। लेकिन सुनिएगा, पूरा आराम से वीडियो देखिए, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये है। तीसरी बात ये है, फी से रिलेटेड सारी कहानी, फी आपको ट्रांसपेरेंट रखना है, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और जब बच्चा छोड़े तो आपको जितना दिन नहीं पड़ा वो आपको रिटर्न कर देना है। अब बात आती है इस सभी रूल्स के बारे में। तो प्यारे साथियों, जितने भी स्टेट के लोग हैं वो जान जाओ कि ये जो रूल बनाया गया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं ये भारत सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया है, फ्रेम किया गया है, नियम बनाया गया है, लागू नहीं हुआ है, नियम बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये भारत सरकार ने अपना जितना भी नियम जो है ना, ये नियम बनाया है,
अब जो है इस नियम को कब से लागू किया जाएगा इसका अभी कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ये भारत सरकार का नियम है, तो क्या सभी राज्य की जितने भी सरकारें हैं वो इस नियम का पालन करेंगी या नहीं करेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो हमें जितने भी अभी तक 10th के टीचर्स हैं, 10th तक कोचिंग पढ़ाते हैं, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आराम से कक्ष को संचालित करें, और जब ये नियम आएगा नहीं आएगा, राज्य सरकार इसको मानेगी नहीं मानेगी, इसको भविष्य में देखा जाएगा। इसीलिए पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समस्त बातें समझ में आ गई होगी। तो इसलिए आप जो है इस वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना कि इस नियम में क्या आपको सही लग रहा है, क्या आपको गलत लग रहा है। और यदि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर करके और हमारे मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।